नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है आजम खान। दूसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की, तीसरी खबर में बात अतीक अहमद की, चौथी खबर में बात मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की। सबसे पहले बात आजम खान की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल अब आजम खान की वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी हटा दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि आजम खान के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा बनाए रखने का कोई योग्य नहीं पाया गया है। वीवीआई को सुरक्षा दिए जाने के सिलसिले में पिछले साल एक बैठक हुई थी। दरअसल ये बैठक 8 नवंबर 2022 को हुई थी। इसमें आजम खान की सुरक्षा को लेकर भी फैसला हुआ। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत वीवीआईपी नेता की सिक्योरिटी में कुल 11 जवान तैनात होते हैं। इसमें 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी होते हैं। आजम खान जेल में रहने और खराब स्वास्थ्य के बाद अब काम पर वापस लौट रहे हैं। वो 2024 के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बीते दिनों आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आम की दावत के लिए मलिहाबाद गए थे। मलिहाबाद रवाना होने से पहले आजम ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में अखिलेश के साथ 2 घंटे से अधिक समय बिताया। दोनों नेताओं में राजनीतिक मुद्दों, खासकर विपक्षी गठबंधन और लोकसभा चुनाव की रणनीति से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आजम नियमित रूप से रामपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 2024 के चुनावों के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। आजम खान फरवरी 2022 से पार्टी की राजनीति से दूर थे, जब उनके बेटे के दायर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के लिए उन्हें, पत्नी और बेटे को एक साथ जेल भेज दिया गया था। इसके बाद सपा नेता आजम खान को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और फिर एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं पार्टी कार्यक्रमों में आजम की सक्रिय भागीदारी की वापसी को मुसलमानों को यह संदेश देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी ने आजम खान को नहीं छोड़ा है। इसके अलावा आजम की वापसी से पार्टी का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला भी पूरा हो गया है। वहीं पार्टी नेता इन खबरों को खारिज करते हैं कि आजम खान को अचानक सपा में महत्व मिल गया। अखिलेश के एक करीबी नेता ने कहा वो हमेशा से समाजवादी पार्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे और परिस्थितियों के कारण उन्हें दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की मदद करने वाले जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा सस्पेंड हो गए। माफिया मुख्तार अंसारी की मदद करने के मामले में जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा पर गांज गिर गई। सुल्तानपुर जेल में तैनात जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में तैनाती के दौरान वीरेंद्र कुमार वर्मा मुख्तार अंसारी की मदद कर रहे थे। डीआईजी जेल प्रयागराज की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने जेलर वीरेंद्र वर्मा को सस्पेंड किया। आरोप है कि वीरेंद्र वर्मा जेल में अपनी ड्यूटी के दौरान मुख्तार अंसारी से मिला करते थे और उसके लोगों की भेजी गई चीजों को पहुंचाते थे। वहीं पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ सकती। दरअसल बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की 12 तारीख को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पेशी हुई थी। गवाही के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी कार्रवाई पर खुद नजर रखे हुए था और अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर मुख्य गवाह को जिरा में घेरने की कोशिश करता रहा। माफिया मुख्तार अंसारी अप्रैल 2021 से बांदा जेल में बंद। पिछले महीने मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसके चेहरे पर तनाव देखने को मिला। टेंशन के चलते उसने अपना माथा पकड़ लिया। बांदा जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के मुताबिक वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई गई। पेशी के दौरान दोषी करार होने के बाद मुख्तार अपना माथा पकड़कर बैठ गया। टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तीसरी खबर में बात अतीक अहमद की।
माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में प्रयागराज पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। एसआईटी ने मौके से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, सनी सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 56 पन्नों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और तकरीबन 2000 पन्ने की केस डायरी है, जिसमें दोनों की हत्या के मास्टरमाइंड से लेकर तमाम बातों का जिक्र किया गया है। दरअसल 14 जुलाई को तीनों आरोपी लवलेश, सनी और अरुण की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में तलब करने का आदेश दिया था। इससे एक दिन पहले ही एसआईटी ने अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। दरअसल अतीक अशरफ की हत्या के 90 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एसआईटी के अधिकारी ने बताया कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए की गई थी। इस हत्या का मास्टरमाइंड हमीरपुर का रहने वाले सनी सिंह था। एसआईटी के मुताबिक सनी ने ही लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को अतीक अशरफ की हत्या के लिए उकसाया था। हमलावरों की अतीक और अशरफ से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। ये तीनों सिर्फ अतीक के गिरोह को खत्म करके लोकप्रिय होना चाहते थे। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक की मीडिया कवरेज देखने के बाद हमलावरों ने उसे खत्म करने और अपने लिए बड़ा नाम कमाने की योजना बनाई। इससे पहले एसआईटी ने बताया था कि तीनों आरोपियों से 7 बार बयान लिए गए थे। पुलिस की टीम ने नैनी और प्रतापगढ़ की जेल में जाकर तीनों से पूछताछ की, लेकिन हर बार उन्होंने वही बयान दिया जो पहली बार दिया था। एसआईटी के मुताबिक किसी के बयान में कभी कोई विरोधाभास देखने को नहीं मिला। एसआईटी ने तीनों हमलावरों के पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के बयान लिए। इन बयानों के आधार पर आरोप पत्र में हमलावरों को आक्रामक बताया गया है। कथित तौर पर हमलावरों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गोगी और सुंदर भाटी गिरोह जैसे आपराधिक गुटों से भी संबंध थे। चौथी खबर में बात मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की कहानी दोनों देशों में सुर्खियां बटोर रही। सीमा ने सचिन से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। अब उसी सीमा हैदर को लेकर ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि उसे पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। बरेलवी के मुताबिक सीमा को भारत भेजा जाना वहां की खुफिया एजेंसियों की गहरी चाल हो सकती है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बहुत खतरनाक प्लानिंग बनाती रहती है। अक्सर उसका निशाना भारत रहता है। आईएसआई हमेशा भारत को अस्थिर करने की साजिश रचती रहती है। इनका काम तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ कराना और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना रहता है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह भी कहा है कि 4 बच्चे की मां अपना मुल्क और परिवार छोड़कर भारत में इस तरह से रहने आ जाए और अपना मजहब बदलकर कम उम्र के शख्स से शादी कर ले, ये मामला इतना आसान नहीं लगता। धर्मांतरण कराकर महिला को भारत भेजना आईएसआई की डेंजर रणनीति का हिस्सा लगता है। बरेलवी ने कहा कि भारत सरकार को तुरंत सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर उसे भारत में इसी तरह से रहने दिया गया तो संभव है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपनी प्लानिंग में कामयाब हो सकती है। वहीं भारतीय सरकार और देश की सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर को लेकर चौकस रहना चाहिए। सीमा का इस तरह भारत आना अचंभे में डालता है। वहीं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का यह भी कहना है कि पूरे मामले में ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना भी गुमराह हो सकते हैं। उसे सीमा के जरिए आईएसआई अपना मोहरा बना सकती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सीमा के 4 बच्चों भले ही हिंदू रीति रिवाज में रहे, लेकिन वो शरीयत के मुताबिक हैदर के ही बच्चे कहे जाएंगे। इसी के साथ ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह भी कहा है कि मुसलमानों को शरीयत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान वतन परस्त है। वो हमेशा देश की सुरक्षा और भाईचारे की मजबूती की बात करता है। सीमा का भारत में रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।